हिंदी अनिवार्य में आरो पुस्तक में संकलित कवि त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के भावार्थ के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम पुनः इसी काव्य के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब कवि चंपा को पढ़ना लिखना सीखने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। वह उसे शिक्षा प्राप्त करने के बारे में समझाते रहते हैं। एक दिन जब चंपा उनके पास आई तो उन्होंने इसी बात पर उसे कहा। तो चंपा ने कहा कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। उन्होंने चंपा से कहा कि तुम पढ़ना लिखना सीख लो। कठिन परिस्थिति में यह पढ़ाई तुम्हारे काम में आएगी। तो चंपा कहती है कि उस दिन चंपा कवि के पास आई तो उसने कहा, चंपा तुम पढ़ना लिखना सीख लो। परेशानी के समय पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम आएगी। तो चंपा ने उत्तर दिया कि वह तो नहीं पढ़ेगी। उसने कवि से कहा कि तुम तो कहते हो कि गांधी बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं। यदि वे अच्छे हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों से कैसे कह सकते हैं मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यहाँ कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि चंपा की दृष्टि में पढ़ाई करना अच्छा काम नहीं है। तभी वह गांधी जी जैसे अच्छे व्यक्ति पढ़ाई करने की बात नहीं कह सकते। कवि गांधी जी का नाम लेकर उसे मनाना चाहते थे, लेकिन उसने जोर देकर कवि से कहा कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कवि ने इस पद में चंपा को पुनः समझाया कि पढ़ लिख लेना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अब वह बड़ी हो गई है, ब्याह होगा तुम्हारा, यानी तुम्हारी शादी होगी, तुम गौने जाओगी और शादी के बाद उसको अपने ससुराल जाना होगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह। वे कहते हैं कि कुछ दिन तो तुम अपने पति के साथ रहोगी। उसका पति जब ब्याह के बाद कुछ दिन उसके साथ रहकर बिताएगा, फिर वह चला जाएगा जब कलकत्ता। फिर वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूर कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। लेखक कवि बताते हैं कि जीविका के बिना मनुष्य का काम नहीं चलता है, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी में आदमी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो कवि यहाँ बताते हैं कि उसे काम के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, और कलकत्ता बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी? उसका पति जब वहाँ होगा और वह उससे दूर अपने ससुराल में होगी, तो वह उसको अपने बारे में कैसे समाचार पहुँचाएगी? उसे अपना संदेश कैसे देगी? कैसे उसके पत्र पढ़ेगी? उसके पत्र यदि आएंगे तो उन्हें किस प्रकार पढ़ सकेगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। वह बताते हैं कि यदि बिना पढ़ी होगी तो वह अपने पति को पत्र भी नहीं लिख सकेगी और न ही उसके पत्र को पढ़ सकेगी। इसीलिए कवि
चंपा को जोर देकर कहा कि पढ़ लेना अच्छी बात है। तो यहाँ पर कवि चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता है और वह उसे बार बार समझाता है कि पढ़ना लिखना सीख ले। तो यहाँ पर वे चंपा के विवाह की बात कहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देखिए, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। तो इसके प्रति उत्तर में चंपा कहती है कि किससे कहती है? कवि से कहती है कि तुम बड़े झूठे हो। और वह पुनः कहती है, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। वह पुनः कवि से कहती है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इतना झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी। उसने कवि की बात को काटते हुए बताया कि वह बड़ी होकर कभी भी शादी नहीं करेगी। और कहीं जो ब्याह हो गया और यदि उसकी किसी प्रकार से यदि शादी हो जाती है तो मैं अपने बालम को संग रखूंगी। बालम माने पति या प्रियतम। तो वह कहती है कि यदि मेरा किसी प्रकार से यदि ब्याह हो भी गया, विवाह हो भी गया, तो वह अपने पति को अपने साथ ही रखेगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। वह अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने देगी। वह अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने देगी। न तो उसे चिट्ठी लिखनी पड़ेगी और न ही पति की चिट्ठी पढ़नी पड़ेगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, तुम उस कलकत्ता की बात ही मत करना। उस कलकत्ते पर वज्रपात हो, यानी उस कलकत्ते पर बिजली गिरे और वह नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो कलकत्ता शहर है, इसमें जो मजदूर वर्ग होते हैं वे अपनी नवविवाहित पत्नियों को अकेला छोड़कर काम की तलाश में कलकत्ता जाते हैं। तो यहाँ पर चंपा कलकत्ते के लिए कहती है कि वह उस पर बिजली गिर पड़े और वह नष्ट हो जाए, ताकि नवविवाहित पत्नियों को अकेला छोड़कर पति काम की तलाश में कलकत्ता ही न जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कवि ने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही यहाँ पर कवि ने कलकत्ते पर बजर गिरे, यह कथन चंपा का है, लेकिन यह कथन उस समय का है जब वह उसके विवाह के बाद उसके पति के कलकत्ता चले जाने की अनिवार्यता को समझा रहे थे, है ना। सामान्यतः जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के जो युवक होते हैं वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम धंधे की तलाश में कलकत्ता जैसे औद्योगिक शहर में काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे समय में उन्हें अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने चंपा के आक्रोश को महानगरी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्त किया है और उसका मुख्य कारण क्या होता है? गांव का पिछड़ापन और गरीबी। तो इस दोषपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है कलकत्ता, है ना। तो यहाँ पर चंपा के माध्यम से कवि ने विरोध प्रकट किया है कि चंपा उस पर वज्रपात होने का शाप देती है। तो यह विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।